हेलो बालको, आज हम बात करेंगे विज्ञान के ज्ञान पर। क्योंकि जो 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इनमें आपके विज्ञान की थ्योरी पोर्शन होगा, एक आध न्यूमेरिकल सुमेरिकल होगा, तो उसके विषय में डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट के तैयार करना है। फिजिक्स में कितना लॉन्ग आएगा, केमिस्ट्री में कितना लॉन्ग आएगा, सब में एक एक लॉन्ग मिलेगा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो छोटका मोटका क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में हम करूँगा कि आप लोगों को कानों से सुनने वाला वीडियो बना दूंगा। मतलब क्या कह रहे हैं आप? हमारा मतलब ये है, हम बोलूँगा धकाधक यहाँ पर, आप सुनिएगा, वीडियो स्लो करके देखिएगा, जो मन करे करे देख, नोट बना सकते हैं। क्योंकि सब कुछ अगर लिखूँगा तो मैं 45 या 10 मिनट या 40 मिनट जितना मिनट वीडियो बनाऊँगा मैं सब नहीं दे पाऊँगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों के जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, सबके विषय में बताऊंगा। तो कान खोल कर सुनो। और कोई भी हमारी क्लास वाला विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़ता अगर वीडियो छोड़ के गया, या तो देखो मत, या तो पूरा देखो, बता देने उठा के नाली फेंक देंगे तुमको। चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है 2 नंबर में आज के समय में, बायोलॉजी से स्टार्ट करें फिजिक्स से स्टार्ट करें, आप लोग बताएंगे। वैसे भी आप क्या बताएंगे समझिए आप। हम सबसे पहले बताते हैं आपको अवतल या उत्तल दर्पण के उपयोग। एक प्रश्न यहीं से आता है, आपको बता दे अवतल व उत्तल, अवतल उत्तल दर्पण के उपयोग पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ये 2-2 नंबर क्वेश्चन होगा, आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो आप क्या ही कहेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अवतल के विषय में जान लेंगे। किसके विषय में जान लेंगे? अवतल के विषय में। ज़्यादा दिमाग ना खर्चा करते हुए क्या सोचेंगे पहले इसके विषय में? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम? सोलर कुकर में करते हैं। अब मैं लिखूंगा नहीं, आप बताता जाऊंगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे आप? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा बात क्या करेंगे सर? डॉक्टर यानी जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर, तो डेंटिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं? जो टार्च लगाते हैं अवतल दर्पण वो भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, और कहाँ जाएंगे आप लोग? और क्या करेंगे आप लोग? हेडलाइट होती है गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा प्रयोग करेंगे हम? अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। कौन सा? अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। टेबल लैंप में कौन प्रयोग करेंगे आप? अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। टेबल लैंप में कौन सा प्रयोग करेंगे आप? अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। तो ये 4 यूज आपको याद होने चाहिए, 2 नंबर में इतना इनफ है। फिर बात आती है उत्तल दर्पण हम कहाँ करूँगा? तो उत्तल दर्पण का आप समझिए, जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है, रोड पर लगी हुई थी, जहाँ पर आप घर की बत्ती बचाने के लिए सड़क पर पढ़ने चले जाते हो कभी कभी, तो ये जो उत्तल दर्पण है उपयोग समझिए। तो जो रोड साइड में लाइट लगी होती है, रोड पर जो लाइट लगी होती है, उत्तल दर्पण का उपयोग वहाँ किया जाएगा। दूसरा समझो, दूसरा समझेंगे अगर हम उपयोग, तो दूसरा उपयोग कह सकते हो तुम लोग कि अरे गाड़ी रियर व्यू होता है, जो गाड़ी होती है ना, उसके ऐसे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, ऐसा एक शीशा नहीं लगा होता है गाड़ी में, जो ड्राइवर ऐसे बैठा होता है उसके सामने शीशा लगा होता है रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का बहुत सारा मटेरियल छोटे शीशे में देखने के लिए। यानी कह सकते हो कि गाड़ी का रियर व्यू देखने के लिए, इसे देख लेना हिंदी में क्या कहते हैं, रियर व्यू देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो एक ये 2 उपयोग, और 2 उपयोग आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? गाड़ी के आगू या पीछे कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? क्या पता गाड़ी की जो पीछे लाइट है उसमें प्रयोग करते हो। आप लोग थोड़ा हिंट आउट करिएगा। तो ये तुम्हारा एक आएगा, तुम्हारा 2 नंबर में अवतल उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने के लिए। ठीक उसी तरह एक चीज़ और आती है जिसे कहते हैं लेंस की क्षमता।
क्या कहते हैं हम? लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए P बराबर 1/f। अभी f मीटर में है, ठीक। तो हम कहते क्या, लेंस की क्षमता की परिभाषा नोट करो फटाक से। क्या लिखोगे? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर ऐसे करो कि लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। कह सकते हो कि मतलब होता ना कि एक लेंस होता है जिसे अभिसारी कहते हो, चीज़ों को फैलाता है, एक होता है अपसारी, चीज़ों को सिकोड़ लेता है, ठीक। तो लेंस की अभिसारित तथा अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ठीक। या फिर ऐसे कह सकते हो P बराबर 100 बटे कितना f किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो बेटा ये भी लेंस की क्षमता, दो फॉर्मूला लिखोगे टीचर बहुत खुश हो जाएगा। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। कैपिटल D से डिनोट करते हैं डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। दिख रहा है आपको? देख ले एक बार बालक, ठीक। डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। चलो ये बात भी क्लियर होगी, लेंस की क्षमता से पेपर में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो वर्ण विक्षेपण होता है, क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो देखो, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है बेटा? विभाजित हो जाती है। कितने हो गए? 7 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। स्पेलिंग होती VIBGYOR, विबग्योर, ठीक। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों में विभेदित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही चित्र बना दें बढ़िया सा। विबग्योर की स्पेलिंग याद रखना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट मतलब बैंगनी होता है, इंडिगो शायद नारंगी होता है, देख लेना एक बार। ब्लू नीला होता है, ग्रीन हरा होता है, येलो पीला होता है, ऑरेंज संतरा रंग होता है और बाकी लाल होता है, ठीक। एक बात ये लिखेंगे, डेफिनेशन हो गई, आपने लिख दिया सर। लिखेंगे लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। लाल, रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, 4000 के आसपास होती है। और यह फैलता नहीं है। क्या नहीं होता बेटा? फैलता नहीं है। कीप इन माइंड। इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, या फैलता बहुत ज्यादा है। तो बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलत है, ये ध्यान रखेंगे। लाल रंग बिल्कुल फैलत नहीं है, ठीक। तो ये वर्ण विक्षेपण बना देंगे आप लोग। 2 नंबर में इतना लिखेंगे आप, जितना मैंने बताया। सुना तो होगा ना आपने पूरा, ठीक। अब बात, एक प्रश्न आता है कि सिग्नल जो होता है वो लाल क्यों होता है? फिर से क्वेश्चन लिखो, पेपर में क्या आएगा? सिग्नल लाल क्यों होते हैं? पेपर में आएगा तुम्हारा सिग्नल लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है? होता है। तो आप क्या उत्तर देंगे? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है और वह फैलता बहुत कम है। इस वजह से हमें दूर से दिखाई दे जाता है लाल सिग्नल।
इसलिए क्या करते हैं, सिग्नल कैसे होते हैं, लाल होते हैं, लाल रंग फैलता कम है। ओके, क्यों कम फैलता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। इतना लिख देंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। वीडियो को रोक रोक कर सारी कहानी लिखें, अन्यथा पछताएंगे। इतने सरल उत्तर नहीं मिलेंगे आपको। विद्या में ढूंढते रहिएगा, क्वेश्चन में ढूंढते रहिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है से ये बन जाता है। ठीक, वर्णविच्छेद चेपर से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कह सकते हो क्या कह सकते हो, हाँ, जैसे कि तुम्हारा आसमान नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा, आसमान आपका नीला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखो, जो बता रहा हूं वही सब याद कर लो। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, आप आगे लिख लेंगे। ठीक, अब प्रश्न क्या, उत्तर क्या है इसका बेटा, हम जो उत्तर दे रहे हैं वो कम शब्दों में दे रहे हैं ताकि आप समझ सको उत्तर क्या लिखना है। तो देखो, वातावरणीय अपवर्तन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, मतलब नॉर्मली कहता होता है कि प्रकीर्णन भी कह सकते हो आप एक तरीके से, कि आसमान का रंग जो है नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से दिखाई देता है। प्रकाश जब आता है तो वायुमंडल में बहुत सारा मॉइस्चर है, तो जब प्रकाश किरण उसे टकराती हैं तो फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो फिर समझ जाओ पूरे अर्थ पथ पानी पानी है फिर है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीलो नीलो दिखाई देता है। भाई समझ रहे हो आसमान नीला क्यों है। एक क्वेश्चन और आता है, हीरा चमकता क्यों है। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं, हीरा चमकता क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है। क्योंकि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरा बहुत चमकता है। थोड़ा सा उत्तर बुक से भी पढ़ेंगे, बट हमारी भाषा इसलिए याद कर लीजिए आपको उत्तर लिखने में कोई कठिनाई ना हो। ओके, सरल भाषा इससे ना मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूं। तो हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे, उगता सूरज, उगता सूरज व डूबता सूरज, कौन सा, डूबता सूरज। उगता सूरज व डूबता सूरज लाल लाल दिखाई देता है, तो इसका भी कारण क्या लिखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उगता व डूबता हुआ सूरज हमें लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, वो फैलता कम है। इसीलिए, क्योंकि जब सूर्य डूब रहा होता है, उग रहा होता है, तो हमसे बहुत दूरी पर होता है, बहुत दूरी पर होता है, लेकिन वो लाल रंग की वजह से क्या होता है, हमें दिखाई दे जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उगता सूरज डूबता सूरज लाल लाल होता है। ठीक, समझे नहीं समझे, जब ना समझ में आए तो बताना, ये वाला बात, ये वाला बात, ये वाला बात, ये वाला बात पूछ गया। ठीक है, पानी में पड़ी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। पानी में पड़ी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों। तो आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। उत्तर खत्म, बहुत सरल है, लेकिन 2 नंबर थोड़ा लिखिएगा भी। ये आपके हिंट आउट कर रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन का उत्तर लिखना कैसे है। आपको ताला की चाबी दे रहा हूँ कि ये जरूर लाइन लिखना, टिकट टीचर आपको 2 नंबर में 1 नंबर दे दे आसानी से। तो पानी में पड़ी पेंसिल उठी क्यों दिखाई देती है, मुड़ी क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पेंसिल कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा आपसे
कि मैं देखो दिमाग में क्वेश्चन आ नहीं खटाखट। तुमसे क्या पूछा जाएगा, देखो दिमाग में अभी था निकल के चला गया। क्या था। ये वाला क्वेश्चन कर ले, ये क्वेश्चन सिग्नल और हीरा चमक दिया। हाँ, एक बात और समझ लो, क्रांतिक कोण, जो भी दिमाग में आएगा वही बता दे रहा हूँ। क्रांतिक कोण की परिभाषा याद करके जाना। क्या याद करके आना? क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण क्या होता है? संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। लिखिए, आप देख कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, ओ माय गॉड। तो संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अमृत नहीं लिखोगे तुम, है नहीं लिखोगे। संघन माध्यम में बना तुषार कालचाल, नाम लिया, हाँ आज सर बढ़िया लग रहा है, सुधर जाओ। संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, हम क्या कहते हैं उसे? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? क्रांतिक कोण कहते हैं। कैसे बताते हैं? देखो भी, घचाक घचाक नॉर्मल, ये 90 डिग्री बना के नहीं बना, ये वाला क्रांतिक कोण है। ये कौन सा है? ये क्रांतिक कोण है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो मैंने क्या कहा? संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये लिख लिया आप लोगों ने। एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या है? आखिर कहना क्या चाहते हो? बना लिया होगा, इसको पॉज करके बना लेना। पेपर में क्या बताया? क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो लिखना n बराबर होता है 1/sin c। ठीक, 1/sin होता है कॉसेक के बराबर। किसके होता है? कॉसेक के बराबर। ठीक है, तो कॉसेक हो जाएगा 1/cosec। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिए। बहरहाल आप इतना याद रखिए, मैथ लगाएंगे तो ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, आपको वैसे दिमाग खराब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके तैयार करा दिए, आपको भना भन याद रहेगा। एक बार देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, एक ही बार में वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। पेपर में एक क्वेश्चन आता है बेटा, निकट दृष्टि दोष। हल्का फुल्का बता रहा हूँ, बस ध्यान रखिए। निकट दृष्टि दोष क्या है? वह नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नहीं, हाँ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो नेत्र के इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम इसका निकट दृष्टि दोष है और दिखती हमें दूर की चीजें नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जब व्यक्ति अपने नेत्रों से दूर की चीज़ें देखने में असमर्थ हो जाए और पास की चीज़ों से साफ साफ दिखाई दें, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाना चाहिए? हम कहूँगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, एक प्रश्न आएगा बेटा दूरदृष्टि दोष। क्या आएगा बेटा आपके पेपर में? दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या करेंगे? नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक नजदीक की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मनुष्य के नेत्र के इस दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब क्या है? दूर का साफ दिखेगा, निकट का बिल्कुल नहीं दिखेगा, भद्दा भद्दा दिखेगा। यस, जब निकट का भद्दा भद्दा दिखे, दूर का एकदम साफ दिखे, तो समझ जाओ उसकी आंखों में कौन हो गया रोष?
दूरदृष्टि दोष हो गया। इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा? उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा? उत्तल लेंस लगा दूंगा इसकी आंखों में मैं। इसमें कौन सा लगा दूंगा? अवतल लेंस। याद रखेगा अमृतपाल, अवतल लेंस लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। दर्पण ना लगा देना बच्चे, दर्पण और लेंस में फर्क ही नहीं समझ पाते, ढक्कन है सब हमारी क्लास में। तो अवतल लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस में प्रयोग करेंगे, ऐसे याद रखो। अच्छा देखो, उर्दू याद होती है ना तुम लोग को? उर्दू, उत्तल मतलब दूरदृष्टि दोष, उत्तल मतलब दूरदृष्टि दोष। जब उत्तल दूरदृष्टि दोष में आ गया तो अवतल तो निकट दृष्टि दोष में जाएगा ही। तो उर्दू याद रखो, याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये दो दोष भी आपके पेपर में सही आने चाहिए। चित्र भी देख लीजिएगा, बुक में बना रहता। एक पेपर में आता है मंजन क्षमता, नहीं मंजन नहीं, समंजन क्षमता। कौन सी? समंजन क्षमता। कौन सी? समंजन क्षमता नेत्र के पास होती है। नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नोट कर लिया सभी ने? हमने कहा नेत्र द्वारा, अब लिखना तो पड़ेगा तुम्हें, वीडियो स्लो करके सुनो। नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और मानव नेत्र की वीडियो मैंने ग्रुप पे भेजा है, उसे देख लो, अच्छे से याद है, एक बार में याद हो जाएगा। 6 नंबर में वही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, थ्योरी आएगी, 6 नंबर का न्यूमेरिकल तुम लोग मत करना है ना। देखो कैसे देख रही, देखो देखो देखो, ये तो बालक इस बात को ध्यान रखें। दिव्यांशी, प्रियांशी, कंचना, कंचना नाम है, क्या नाम उसका? कंचन नाम है शायद। ये सब याद रखेंगे आप। ये समंजन क्षमता आपके पास आ गई। समंजन क्षमता याद करें, चित्र देख लिया बुक में बना, वो बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो टाइम लग जाए, इसलिए मैं आपको केवल आपका रिवीजन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। चलो अब हम आगे कहाँ जाएँ? अब कहाँ जाए, कौन सा टॉपिक लेकर आए? ये हो गया हमारा। हाँ, आपको सबको पता है ओम का नियम। दुनिया में हर बच्चा बचपन में ओम का नियम पढ़ लेता है। ओम का नियम, ओम का नियम, नियम बताऊंगा, समझो मेरी बात। क्या होता है? ओम का नियम आपको बता दे कि कहता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आयतन को नियत रखा जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आयतन को नियत रखा जाए तो उसमें प्रवाहित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी, ऐसे कहेंगे आप। ठीक, अब परिभाषा को दोबारा सुन लीजिएगा, आप बैक करके आराम से नोट कर लीजिएगा। अब इसको और करते हैं तो बेटा ये सिंबल हटता है अनुक्रमानुपाती। कैसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं? यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं आर, मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? आई, है ना। कुछ देर बाद हम इसको आर को इधर ही रोके रहेंगे, आई को वी के नीचे ले जाएंगे, यानी वी बटे क्या हो जाएगा? आई। आर एक नियतांक है, आर का नाम है प्रतिरोध। बाबा इनका नाम क्या है बेटा? प्रतिरोध। ठीक, इनका मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम। ओके, बनाते ऐसे, ऐसे नहीं बनाओ, तुम लोग डर जाओगे इसको देख के, ऐसे बनाते ओम। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट बटे एम्पियर। क्या है बेटा? वोल्ट बटे एम्पियर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, या और बना लीजिए, यहाँ पे यह बन जाएगा एम्पियर। इतनी बात ओम के नियम में याद रखेंगे। ठीक, याद रहे इसके लिए ओमी चालक ही सही है, या अर्धचालकों में नहीं लगता, अर्धचालकों में या नहीं लगता है। इसके सत्यापन को आप याद करिएगा, विद्या में दिया है, बुक में दिया है, सत्यापन रट के जाइएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, इसकी सीमाएं यही रहती हैं कि भाई कि चालक की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए, ताप नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो ओम बाबा लगेंगे नहीं। ओम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो ये ओम का नियम हो गया आपका। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है?
प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। अरे बाप रे, इतनी बार प्रतिरोध पूछा जाएगा, ओह माय गॉड। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। इसको प्रभावित करने वाला कारक एक है लेंथ, दूसरा क्षेत्रफल। ये दो याद रखने हैं आपको। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई दोगुना कर दी, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। लंबाई चौगुना कर दी तो प्रतिरोध चौगुना हो जाएगा। यानी लंबाई के हिसाब से प्रतिरोध देखो बढ़ रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ा दो तो ये घट जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। ये ध्यान रखें प्रतिरोध के केस में। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम याद कर लीजिएगा। तुम कितना सब कुछ बताएं, थोड़ा सा बायोलॉजी में आ जाओ, थोड़ा सा नहीं केमिस्ट्री में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। केमिस्ट्री में आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी फिर से रिवाइज करूँगा तो बहुत परेशान ना हो। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धावन सोडा, बहुत बचपन का नाम है इसका। धावन सोडा क्या है, तो आपको धावन सोडा का नाम पता होना चाहिए। क्या है बेटा इसका नाम, Na2CO3.10H2O। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। या दूसरा खाने का सोडा, कौन सा, खाने का सोडा, रुको कौन सा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaHCO3। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ब्लीच विरंजक चूर्ण, कौन सा बेटा, विरंजक चूर्ण, या कह सकते हो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग जो आप लोग गोरा होने के लिए लगाते हो, ब्लीचिंग पाउडर हम लगाए थे एक बार, हमारे रंग में परिवर्तन ही नहीं आया, हम समझ गए, फिर हमारा रंग एकदम नेचुरल है, ब्लैक ब्लैक। CaOCl2, इसका नाम बालक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है ये, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, चूर्ण फाँकने वाला नहीं है, चूर्ण से बोल ले आप तो। एक होता है नौसादर, क्या होता है बालक, नौसादर। ओके, इनको बनाने की वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप अभी इसे याद करिए। नौसादर NH4Cl, इसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। फटाक से नोट कर लिया, पॉज करो वीडियो, 1 2 3, चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब देखिए, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, पहले इनके नाम याद होने चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अरे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे बोलते हैं CaSO4.12H2O। ओके, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। जिप्सम क्या कहते हैं, CaSO4.2H2O। इसे क्या कहते हैं बालक, जिप्सम कहते हैं। इनके नाम याद होने चाहिए आपको। ठीक है, प्लास्टर चढ़ाया नहीं जाता है, जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ा देते हैं, इसके खिलौने भी बनाए जाते हैं। चलो ठीक है, जिप्सम, खेत में जब अम्लता बढ़ जाती है तो जिप्सम डाल देता है तो खेत बराबर हो जाता है। तो जिप्सम वाला आपको याद रखना, इतने आपको सोडा याद रखने हैं। ठीक है, एक पीएच पैमाना याद रखना है। क्या याद करना है, पीएच पैमाना आपको याद, ये पूरा 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, 100% की गारंटी है हमारी, ना तो वीडियो देखना के बाद में। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और क्षार की पहचान हेतु एक पैमाना विकसित किया, जिस पैमाने में 14 कॉलम थे। कितने कॉलम थे, 14 कॉलम थे। एक पटरी बनाई थी ऐसी, इसमें यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 14 तक कॉलम था, यहाँ बीच में 7 था। ठीक है, कहा 7 से कम
जितने भी होंगे उन्हें हम अम्ल कहेंगे। 7 से ज़्यादा जितने होंगे बेटा उन्हें हम क्षार कहेंगे, और जो 7 होगा उसे क्या कहेंगे हम? उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया जिसमें 14 कॉलम थे। 14 कॉलम थे, 0 से 7 तक अम्ल को दर्शाता था वो, 7 के बाद 14 तक क्षार को दर्शाता था वह। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम अम्ल क्षार की पहचान आसानी से कर लेते थे। तो ये पीएच पैमाना और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब एक बात और सुनो, पेपर में और क्या आएगा आपके? पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? क्या पेपर में आएगा? द्विविस्थापन। देखो बालक, एक बात में हिंट दे रहा हूं मैं, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया, हमारा ग्रुप में एक वीर बैच नामक प्लेलिस्ट में जाओ, खिसका के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ वीर बैच है। केमिस्ट्री की सारी छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने वहाँ लिखकर ऑलरेडी दे दी हैं। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, मैं यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आप वहाँ देख लोगे तो आपको खटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये पहला चैप्टर बच्चे को, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, पहला चैप्टर उसे अच्छे से याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला ही चैप्टर पूरे साल पढ़ाया जाता है, ये मेरी गारंटी है ये। तो आप लोग द्विविस्थापन, विस्थापन बहुत सरल सरल भाषाओं में मैंने बताया है, एक बार उसे क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है बेटा, 2 मिनट की बेटा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, तो वो आप एक बार वहाँ से जाके देख लीजिए। मैंने कहा ना, वीर बैच प्ले लिस्ट में जाइए, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, नोट्स भी मिल जाएंगे बढ़िया वहाँ से। तो पहले केमिस्ट्री चैप्टर, इसलिए मैं पहले टॉपिक डायरेक्ट छोड़ा उड़ा लिया आपसे। बेटा एक धातु है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सक्रियता श्रेणी। पेपर में पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट ग्रुप पे शेयर कर दी, ग्रुप पे देख दिया, वो प्लेलिस्ट देख लो, नोट्स बना लो उससे। सक्रियता श्रेणी, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, धातु चैप्टर में। ठीक है, और ये श्रेणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर पेपर में आएगी जरूर, इसे याद कर लीजिए जाके खटाक से अपनी कॉपी में। सक्रियता श्रेणी आज ही लर्न करके नोट्स बना लीजिए, रुकिए मत, अब टाइम नहीं है आपके पास, नोट्स बना लेंगे बढ़िया। सक्रियता श्रेणी आपकी पेपर में। धातु में अंतर याद कर लीजिए आप, बहुत बचपन वाला काम है ये, धातु और धातु में अंतर, क्योंकि ये सरल है। धातु चमकदार होती है, धातु में कोई चमक नहीं होती। धातु क्रियाशील होती हैं, धातु थोड़ा कम क्रियाशील होती हैं। धातु मुलायम होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, अधातु मुलायम होती हैं। ठीक है, तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब यूनिक बातें जो बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। देखो धातु बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, इनका घनत्व तो ज़्यादा होता है, इनका घनत्व तो कम होता है। इनमें तन्यता ज़्यादा होती है, इनमें तन्यता कम होती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं धातु में, ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और समझो। अब क्या समझेंगे हम लोग? धातु हो गया हमारा। मैं बताने जा रहा था आपको, हाँ, भर्जन। क्या एक शब्द होता है भर्जन? भर्जन की डेफिनेशन क्या होती है? सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तथा उच्च दाब में गर्म करने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तथा दाब पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, भर्जन केवल सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी रिएक्शन अच्छे से बुक से लिखिएगा आप। ठीक है, दूसरा होता है निस्तापन। क्या बालक? निस्तापन। आपको डेफिनेशन बता देना ताकि आपका डाउट क्लियर रहे कि हाँ वो मुझे पता है बात। निस्तापन, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तथा दाब की उपस्थिति में, दाब के साथ ऑक्सीजन की निम्न मात्रा या अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। यह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, भर्जन निस्तापन याद कर लेंगे अच्छे से।
ठीक है, उदाहरण बुक से लिख लेंगे, मैंने लिखा है भी है नोट्स में, ध्यान रखिए इस बात को। एक बात और पेपर में आती है, अरे यार मैं वहाँ से मार्कर उठाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट था, हाँ अयस्क याद कर लीजिए बेटा, अयस्क बता रहा हूँ मैं आपको, अयस्क कॉपर के अयस्क पेपर में आएंगे, अयस्क अयस्क। तो पहले कॉपर के समझिए, कॉपर के दो याद रखिए, एक Cu2 याद कर लीजिए, एक CuFeS2 याद कर लीजिए, ठीक, Cu2FeS2 CuFeS2, ये कॉपर पायराइट है या कॉपर ग्लांस है ना, देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है लेकिन कोई डाउट नहीं है मुझे, तो ज़्यादा नहीं है। और बेटा आयरन के हेमेटाइट Fe3 Fe2O3 Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट दो याद रखिए आयरन के, ठीक है। और किसके पूछे थे, अल्युमिनियम के, अल्युमिनियम के एस के क्या बताएंगे आप उनको, Na3AlF6, इसे क्रायोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। एक बॉक्साइड याद करिए Al2O3.2H2O, दो एल्युमिनियम के एस के हो गए, दो एल्युमिनियम के, दो कॉपर के, दो आयरन के, मैंने बता दिए, यही पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, देख लेना, कोई डाउट तो नहीं है। HGS को सिनेबार कहते हैं, ये मरकरी का है। जिंक ब्लैंडी कहते हैं ZNS को, ये जिंक का है, ठीक। ये कुछ अयस्क हैं जो याद रखिएगा, पेपर में आएगा कॉपर के दो अयस्क बताओ तो आप ये नाम लिख देना इनका, आयरन के दो अयस्क बताओ आप इनका नाम ले देना, एलिमेंट के दो अयस्क बताओ इनको याद कर लेना, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक। ये वाला भी हो गया हमारे पास। अब आगे देखिए, हमारे पास ये भी कवर हो चुका है हमारा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इतना ही बहुत याद कर लेंगे बस हो जाएगा। हाँ मैंने क्या कहा, धावन सोडा खाने सोडा बनाने की विधि बेटा मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपका फ़ायदा हो जाएगा उससे, क्योंकि उनको बनाने की विधि अगर मैं एक एक बताऊँगा ना तो टाइम लग जाएगा, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। आपको रिविज़न के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए एक चैप्टर बेटा आपके में कार्बन कंपाउंड वाला है ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती है समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, क्या, समजातीय श्रेणी, इसे सजातीय श्रेणी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। वीडियो को शेयर करिएगा अगर वीडियो बहुत अच्छा, अपने सभी दोस्तों में जो बेचारे छोटे छोटे हैं। सजातीय श्रेणी क्या होते हैं, देखो, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें उन्हें एक सामान्य सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिन्हें एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है सजातीय श्रेणी कहलाती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें एक ही समूह के यौगिकों को लिखने में CH2 का अंतर पाया जाता है, मतलब ऐसे लिखेंगे CH2 का अंतर पाया जाता है, ठीक, जो परिभाषा बोली और ये लक्षण। अब एक बात ध्यान, अब एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम्पल कैसे देखिए, जैसे कि मैंने कहा इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, ठीक, इसका नेक्स्ट वाला जो आदमी होगा इसके बाद जो आएगा उसका नाम होगा एथिल अल्कोहल, और बढ़ेगा कितना बेटा, CH2 केवल, इसका नाम मेथिल अल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसके बाद और देखो CH3 CH2 CH2OH। अब देखो फिर से दो CH2 हो गए, एक CH2 फिर दो CH2 का अंतर पाया जाएगा, इसका नाम प्रोपिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, ठीक, ये याद रखेंगे आप। एक होता है बेटा क्रियात्मक समूह, ये पेपर में बुक में आप भी एक बार देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, हिंट आउट कर रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी इस वजह से, ठीक है। वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा आप लोग अगर तेज लगे।
सजातीय श्रेणी क्लियर। एक पेपर में आता है बेटा कौन सा, क्रियात्मक समूह पेपर में आता है। क्या आता है पेपर में, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को दर्शाता है, हम उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। दिख रहा है बेटा आपको क्लियर, हाँ ठीक दिख रहा है। हम उसे क्या कहते हैं बालक, क्रियात्मक समूह कहते हैं। बात क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम, उदाहरण लिखेंगे जैसे OH को कहते हैं हम एल्कोहल, क्या कहते हैं बालक हम, एल्कोहल कहते हैं। इसको नीचे रख दो यार, हल्का चलता है, इनकी खत्म हो गई। अब जैसे कि इसको ईथर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा हम, ईथर कहते हैं। ऐसे ही लिख देना पेपर में। CHO को हम एल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड कहते हैं। CO को कहते हैं कीटोन, क्या कहते हैं हम इसको, कीटोन कहते हैं। ठीक, तो O और CO को ध्यान रखें। ये 4 उदाहरण लिख लीजिए, आपको पेपर में काम आएंगे, अभी देख लेना। ठीक है, अब आगे समझिए। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दो। क्रियात्मक समूह भी आपको समझ में आ चुका है। साबुनीकरण नहीं बता सकता क्योंकि साबुनीकरण बड़ी प्रक्रिया हो, लिखा दूंगा मैं वो क्लास में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सब आ जाएंगे 3-4 नंबर में। एक होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या पेपर में आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पेपर में आएगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा आपको जो मैं लिख रहा हूं अभी। यहां लिखेंगे प्रकाश, क्या लिखेंगे, सन प्रकाश, मतलब सन प्रकाश नहीं कह सकते, सूर्य का प्रकाश। यह बनेगा CH3Cl + HCl। लिखेंगे आप क्या, ये लिखने पहले लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक परमाणु किसी यौगिक से किसी परमाणु को विस्थापित करके स्थान ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु ने मेथेन यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, अतः यह क्या ऐसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आप पूरी तरह से लिख देंगे, समझ में टीचर को आ जाएगा, आपको भी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया आता है बेटा। ठीक है, एक और पेपर में पूछा जाएगा आपसे, जो बता रहा हूँ उसे नोट करते रहिएगा। प्रतिस्थापन समझ में आ गया, तेज बता रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, उसके बाद बेटा समझिए। योगात्मक अभिक्रिया, क्या, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, देखें योगात्मक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, उदाहरण लिख दो पहले। CH2 डबल बॉन्ड CH2 + Br2 CCl4, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br। अब समझिए, ये बॉन्ड टूटा है, दोनों ब्रोमीन अटक गई हैं, यहाँ पर लटक गई हैं। अब सुनो, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो ऐसे ना लिखे, ऐसे ये गलत रेफरेंस आएगी, ऐसे लिखें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु का योग होता है, ये भी सही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लिखो। योगात्मक अभिक्रिया वे जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से किसी यौगिक की क्रिया कराई जाती है या अणु की क्रिया कराई जाती है, तो वह यौगिक संतृप्त होकर उसमें ब्रोमीन परमाणु क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। ये भी सही नहीं रहेगा यार, देखो डेफिनेशन जल्दबाजी होती है ना, तो ये दिक्कत होती है। लिसन अगेन, जब किसी
एल्कीन में जब किसी असंतुलित हाइड्रोकार्बन में किसी भी परमाणु की क्रिया कराई जाती है और वह परमाणु उससे जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये याद रखिएगा, कुछ आप बुक से देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये इससे रिएक्शन करे तो क्या गया है, इससे जुड़ गया, तो ये होगी बेटा आपकी क्या? योगात्मक अभिक्रिया। शिक्षक भी समझदार होते हैं, आपकी भावनाओं को समझेंगे। तो योगात्मक अभिक्रिया पेपर में आती है, लिख लीजिए आप। ठीक, अब आगे देखिए, एक पेपर में आता है निर्जलीकरण अभिक्रिया। कौन सी बेटा? जो बता रहा हूँ पेपर में यही सब आएगा, एक ही लेक्चर से आपको पूरी साइंस निकल जाएगी। निर्जलीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल का निष्कासन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण की तरह जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, सांद्र लिख दीजिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो भी कितने ताप पर? 160 से 170 डिग्री ताप पर। तब क्या होता है? एल्कोहल से जल निकल जाता है, बनता क्या है? डबल बॉन्ड एथिलीन बनता है और क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या है? पानी धो निकल बाहर चला गया, तो इससे बोलेंगे हम क्या? निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो जब किसी यौगिक से जल निकल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। पेपर में याद रखिए, इस पेपर में क्वेश्चन आएगा ये निर्जलीकरण अभिक्रिया को लेकर। ठीक, निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गई। अब एक पेपर में और क्वेश्चन आता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन सी बेटा? एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जैसे कि आपने लिया, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी एल्कोहल से कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। बनेगा क्या? बनेगा एस्टर, एथिल एसीटेट, CH3COO, ये लिख लिया हमने यहाँ तक। उसके वो बचा क्या? CH2CH3 प्लस क्या निकल गया? H2O। इसे बेटा हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। ध्यान रखिए बेटा इसको, ठीक है? ये एस्टरीकरण अभिक्रिया होगी आपके पेपर में। अब कुछ आईपीसी नाम बता रहा हूँ, उसे याद कर ले। जैसे पेपर में तुमसे क्या पूछा जाएगा? आईपीसी नाम पूछा जाएगा। इसका नाम आईपीसी क्या है? एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसे याद कर लो। इनका आईयूपीएसी नाम, कौन सा? आईयूपीएसी नाम। ये CH3, ठीक, एक ये चौथा। मान लो ऐसे कंपाउंड आयन के आईपीसी से नाम देना है, तो इसका नाम लिख लो बेटा प्रोपेनोन 2। क्या नाम इसका? प्रोपेनोन 2। इसका नाम लिखो, इसका नाम प्रोपेनोन 2। ठीक है, रट के जाइए इसको, ऐसे पेपर में आएगा। ये ऐसे लिखा होगा या लिखा होगा ऐसे, ठीक? कुछ भी लिखा हो ध्यान दीजिएगा आप, ये ओ उठा के टोपी पहना देगा आपको। इसका नाम है एथिल एथनोएट। क्या नाम है बेटा इसका? एथिल एथनोएट। क्या नाम है इसका? एथिल एथनोएट। इसका नाम क्या है बालक? एथनोइक एसिड। क्या नाम इसका? एथनोइक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूटेनोन 2। क्या नाम इसका बेटा? ब्यूटेनोन 2। इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोन 2। इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोन 2। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये आप भी आपको नोट कर लेना है, ठीक?
ये भी आपको आना चाहिए। आईपीएससी नाम इस तरह पूछे जाएंगे आपसे, 2-4 और याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और एक बात जैसे कि इसका पूछ दिया जाता है कभी कभी, इससे बोलते हैं हम मेथनोइक एसिड, और एच है ये क्या है एच, और इसका नाम बेटा क्या होता है मेथेनल। ये याद कर लिए बेटा, है ना, मेथेनल और मेथनोइक एसिड, ये भी पेपर में आता है। चलो ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, इसका नाम क्या है फिर, इसका नाम एथेनल है। क्या नाम है, एथेनल, और इसका नाम एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल, ये नल। ध्यान करिए, इतने लिख लीजिए, यही रटिए बार बार, ठीक है। आपको मैंने केमिस्ट्री के भी बता दिया, बायोलॉजी सुनिए बेटा आप। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के। सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आता है यकृत के कार्य। क्या आते हैं, यकृत के कार्य। यकृत के कार्य क्या होते हैं, पहला कार्य होता है बेटा, देखो यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, ये तो पता है। चलो पहला लिखेंगे हम कि यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। दूसरा लिखेंगे आप लोग, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या करता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तीसरा कार्य लिखेंगे, यकृत भोज्य पदार्थ को संचित करता है। यकृत खाद्य पदार्थ को संचित करता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तीसरा, यकृत पित्तरस का स्त्रावण भी करता है। क्या करता है, पित्तरस का स्त्रावण भी करता है, निकालता भी है। यकृत के कार्य याद हो गए। फिर पेपर में आ सकता है आपसे बेटा, क्या पूछा जा सकता है, HCl के कार्य। किसके, HCl के कार्य। क्या बताओगे आप, या भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, और सभी पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है। सभी पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है, ये याद रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा बेटा, आपसे और क्या पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर से, जैसे कि पेपर में पूछा सकता है रुधिर के कार्य। क्या पूछा जाएगा आपसे, रुधिर के कार्य। क्या बताएंगे आप लोग, कहेंगे रुधिर खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। सही हो गया। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी सही हो गया। रुधिर जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ये भी लिख सकते हो। और ऑक्सीजन परिवहन हो गया, कार्बन। ताप नियमन करता है, रुधिर हमारे शरीर का ताप नियमन करता है। क्या करता है, ताप नियमन करता है। रुधिर हार्मोन का परिवहन करता है, रुधिर एंजाइम का परिवहन करता है। तो ये किसके कार्य हो गए, रुधिर के कार्य हो गए। रुधिर धमनी और लासिका में अंतर नहीं बताऊंगा, ये बचपन से बच्चे याद करते हैं कि धमनी सिरा में अंतर, तो मुझे बचपन से याद है। धमनी शुद्ध रुधिर ले जाती है, सिरा अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं। धमनी शुद्ध रुधिर ले जाती हैं, सिरा अशुद्ध रुधिर ले जाती हैं। धमनी रुधिर को हृदय से शरीर की ओर ले जाती हैं, सिराएं शरीर के रुधिर को हृदय तक लाती हैं। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ये सब बातें बचपन में बच्चों को याद हो जाती हैं, याद कर लेना आप लोग भी, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन छोटा पूछा सकता है। देखिए इस वाले चैप्टर से पूछा हाँ, पेपर में आपके होता है रसांकुर क्या होते हैं। क्या पेपर में आएगा, रसांकुर क्या होते हैं, रसांकुर का कार्य क्या होता है। देखिए छोटी आंत में उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। ओके, इनका कार्य होता है भोजन को अवशोषित करना, भोजन को अवशोषित करना, ठीक है। रसांकुर याद हो गया बेटा। अब याद रखिएगा और आगे क्या रहेगा, और क्या 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 पूछा सकता है, यकृत कार्य वो सब पूछ लेगा, खत्म हो गया, पूछ लेगा वो पूछ लेगा, वो खत्म हो गया, ठीक है बेटा। आपको परागण तो आता ही होगा, परागण, परागण पढ़ा ही होगा आपने। परागण दो तरीके होता है, एक पर परागण, एक स्वपरागण। कौन सा, स्वपरागण। ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस की पूरी समझ हो जाएगी हमें क्या याद करना है। ओके, चाहे देखना और कमेंट करना वीडियो के बाद में कि मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, और वीडियो शेयर जरूर करिएगा बालक, है ना।
शेयर करिएगा जरूर। मेरा आपको वीडियो शेयर नहीं होता, तुमको पता है माइक में हम ढक्कन लगा के काम चलाते हैं, तुमको कैसे पता है हम। चलो तो सुनो, तो परागण, सॉरी परागण क्या क्या मतलब होता है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। याद हुआ नहीं याद हुआ? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, यह एक लिंगी द्विलिंगी दोनों पौधों में पादपों में होता है। एक होता है पर परागण, एक होता है स्वपरागण। अब समझिए पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं? देखो एक पुष्प बना लो पहले मैं, तब कि आप समझ सको। ये पुष्प है हमारा, मान लो इसके पुष्प निकले, ये पुष्प निकला मेरा, खचा खच पुष्प निकल गया। ठीक है, एक पुष्प बना, एक इधर और बना दूं, खचा 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 खचा। मेरे पुष्प डरिएगा मत आप लोग। अब सुनो मेरी बात, क्या होता है जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण, यानी मेल फीमेल दोनों एक ही पौधे में उपस्थित हैं, इनसे निकला परागकण और इन्हीं के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर फीमेल पार्ट में जाके क्या हो गए बेटा, गिर गए, इससे बोलेंगे स्वपरागण। लेकिन जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर परागण। ठीक ठीक, ये लिख लीजिए, धीरे आवाज करके आराम से दोबारा सुनिएगा, लिख लीजिएगा। अब स्वपरागण, जैसे गुलाब आपने देखा होगा, एक पत्ती ऐसे मारो झल जाता है, पूरा गुलाब की पत्तियां गिर जाती हैं, यानी वो गुलाब का निर्माण किससे हुआ है? स्वपरागण से हुआ है। जिस पुष्प का निर्माण स्वपरागण से होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन जिस पुष्प का निर्माण पर परागण से होता है उसका पुष्प क्या होता है, थोड़ा मजबूत होता है, वो उसकी पत्तियां जल्दी, पंखुड़ियां गिरती नहीं है। हल्का फुल्का एंड दे दिया है, आप आसानी से इसे कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने पौधे से रिलेटेड ये बात बता दी है। देखिए हमने कहा पादप हार्मोन के नाम बताइए। आपके पादप हार्मोन आपको पता है कौन कौन से हैं? एक का नाम है बेटा पादप हार्मोन, देखो एक होता है ऑक्सिन, कौन सा बेटा? ऑक्सिन। एक होता है बेटा जिबरेलिन, जिबेरेलिन, जिबरेलिन। एक होता है बेटा साइटोकाइनिन, कौन सा बेटा? साइटोकाइनिन। ठीक, एक होता है बेटा एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, कौन सा? एब्सिसिक अम्ल। एक बेटा कौन सा होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है, कौन कौन सा होता है? एथिलीन। क्या होता है बेटा? एथिलीन। ठीक है, देखो यह पौधे की टिप को वृद्धि करता है। पौधे की टिप काट दीजिएगा तो पौधा नटुल्ला रह जाएगा, समझे नहीं समझे? तो पौधे की जो टिप को बढ़ाए उसे ऑक्सिन कहते हैं। रुकी हुई ग्रोथ को, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को जो बढ़ाता है उसे जिब्रेलिन कहते हैं। हार्मोन पढ़ लीजिएगा पेपर में। एक होता है साइटोकाइनिन। क्या साइटोकाइनिन? यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक हार्मोन, जब पौधों में पतझड़ हो जाता है ना तो उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एब्सिसिक अम्ल निकलता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तनाव हार्मोन। एथिलीन फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फल को पकाने के लिए कौन सा एंजाइम हार्मोन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए। अब आगे देखिए, अब देखिए आपसे ये पूछेगा, उसके बाद क्या पूछ सकता है? ये सारी कहानी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। आपको कैसा वीडियो लगा है ये बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और धीरे धीरे आप पाचन तंत्र तैयार कर लीजिए, पाचन पेपर में आता है। जनन तंत्र तैयार कर लीजिए। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता के नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान कर लेनी है।
उसके बाद मेंडल के नियम, अभी जीन बाकी है, डीएनए की इकाई को जीन कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है बेटा। और बहुत सारी बातें हैं बायोलॉजी में, तो मैं अब तो थक चुका हूँ, इतनी बातें आज मैं बता दी आपको। वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, अगर वीडियो चाहिए होगा तो विज्ञान का पूरा सार लेकर आएंगे। धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, अगर वीडियो शेयर नहीं किया उठा के नाली फेंक देंगे तुम लोग को, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बहु मारते हैं हम, हल्के में न लेना, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ठीक।